गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चिन्मय घोष नीट 2022 एस्पिरेंट रहा और नीट 2022 का एग्ज़ाम मैंने दिया। इसके बाद सब आप जानते हैं कि इस एग्ज़ाम के बाद जो रिज़ल्ट है और काउंसलिंग प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिले होगा। सो मैं अभी रिज़ल्ट एंड काउंसलिंग के ऊपर ही फोकस कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करता हूँ। मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस रहा इस पेपर के साथ वो किस तरीके से रहा, मैंने कैसे कैसे डिफ़िकल्टीज़ फेस की या नहीं की, किस तरीके से जो इस साल का पेपर था वो बाकी साल के पेपर्स में से सबसे अलग लगा मुझे। क्योंकि हमेशा से जब क्वेश्चन पेपर आता था तो आप सभी बेशक जानते होंगे कि क्वेश्चन पेपर का एक फ़िक्स पैटर्न रहता था, आसान रहेगा, मीडियम रहेगा, बट इस साल के पेपर में कुछ चेंजेस हुई। मैंने अपना जो यूट्यूब चैनल है वो सिर्फ नॉलेज इनसाइट्स के नाम से क्रिएट किया है और ये इसीलिए मैंने क्रिएट किया है ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट नॉलेज मिल सके नीट से रिलेटेड। नीट 2023 एक्चुअल में आई थिंक 9 to 10 मंथ्स में हो जाएगा और आपको बहुत सारे टीचर्स ने भी बोला होगा कि ये एग्ज़ाम आपका मई में ही होगा। And I also believe कि it will be held in the first week of May only, that is 2 or 3 May 2023 as per the latest Sunday जो कि आएगा। अब इसके लिए हमें एक अच्छी तैयारी, ग्रेट प्रिपरेशन होनी चाहिए। दो आपके पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक ज़रूर है जिसके थ्रू आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स को अच्छे से नीट के लेवल पे आराम से रिवाइज़ कर रहे होंगे, या अभी आप सभी 12th में हैं तो आप एक एक चीज़ें रिवाइज़ कर रहे होंगे। मैंने पर्सनली ये सोचा कि मैं बायोलॉजी सेगमेंट पढ़ाऊँगा एंड बायोलॉजी में मेरा जो पहला जो मैंने अपना जो अभी वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें मैंने सोचा कि क्लास 12th में आ चुके होंगे जनरली बच्चे और क्लास 11th को पढ़ चुके हैं, तो आप सभी ने क्लास 11th कंप्लीट कर लिया है। आपको क्लास 11th की बायोलॉजी वेल वर्स्ड है, आपको ये पता है कि बायोलॉजी में क्या क्या पॉइंट है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड यू आर वेल अवेयर अबाउट एवरी सिचुएशन। टीचर्स भी और कोचिंग में आप जिससे एफिलिएटेड हैं, जहाँ से पढ़ते हैं, वो भी अच्छे से आपको हर एक चीज़ समझा रहे होंगे, ये मैं आशा करता हूँ, और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरा भी एक कंट्रीब्यूशन रहे आपके नीट की प्रिपरेशन और जर्नी में, ताकि आप नीट के एग्ज़ाम में एक्सेलेंट परफॉर्म कर सकें। हो सकता है कि मैं जो आपसे क्वेश्चंस शेयर करूंगा आज और सब्सिक्वेंट मेरे वीडियोस में, जो मेरे नया यूट्यूब चैनल है उसके थ्रू, हो सकता है वो क्वेश्चन आपकी नीट बायोलॉजी में आ जाए और आप जब ये यूट्यूब चैनल को देखेंगे, आपके वीडियो देखेंगे, आप सुनेंगे, तो आपके ये क्वेश्चंस के साथ आपकी जितनी भी प्रिपरेशन भी है इस पर्टिकुलर चैप्टर्स से रिलेटेड, वो ज़रूर से ज़रूर आपको रिवाइज होगी। प्लस ये क्वेश्चन से आपको ये भी पता चलेगा कि नीट का अब कैसा ट्रेंड चेंज हो रहा है, एनटीए अब किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछ रहा है। एनटीए पहले जैसे सेगमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बच्चों अब नहीं पूछता, वो चीज़ों को मॉडिफाई कर चुका है। सो आज हम लोग बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस में लाया। ये 17 to 18 क्वेश्चंस का एक पूरा सेगमेंट पैक है जिसमें आपको यूट्यूब पे फ्री, मैं आपको कम्प्लीटली विदाउट एनी मनी आपको ये अच्छे से ये क्वेश्चंस के साथ आसपास की जितनी थियरी है, ऑप्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मैं समझाऊंगा, ताकि आपकी एक एक टॉपिक पे पकड़ मजबूत हो सके। हो सकता है कि कुछ पॉइंट से क्वेश्चन मैंने इस सेगमेंट में नहीं ऐड किए, तो नेक्स्ट इसका सेगमेंट आएगा तो उसमें मैं ऐड बेशक करूँगा। आपको जो आगे की रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप प्लीज़ इसे मार्क करें, और अगर मेरे तरफ से कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे उसे माफ़ करें, क्योंकि मैं ये पहली बार ही यूट्यूब चैनल मैंने क्रिएट किया है। सो आशा करता हूँ कि आपको मेरे तरफ से कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ कमिंग टू योर स्क्रीन इज द सेल वॉल ऑफ मोनेरा इज़ टिपिकली मेड अप ऑफ। जो मोनेरा का जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बना होता है? The first option is it is cellulosic, second is it is non-cellulosic, third is non-cellulosic and polysaccharides and of amino acids, and fourth option is non-cellulosic and chitinous। अब आपने पूरा क्वेश्चन देख लिया है,
सो मैं आशा करता हूँ कि आपने ये चैप्टर तो पढ़ लिया होगा। आप अब ये YouTube पे जो वीडियो अभी आप चल रहा होगा उसको आप पॉज करें और उसके बाद खुद से ये सोचें कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। बेशक आपका आंसर सही गलत हो सकता है, तो मैं बैठा हूँ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने के लिए, बट बी फेयर विथ योर सेल्फ। खुद को गलत प्रूव हो भी जाता है तो क्या बात है, अभी तो 9 to 10 मंथ्स बाकी है। वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इसका करेक्ट आंसर सोचिए, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए। सो स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है आपने इसका आंसर समझ लिया होगा, भाप लिया होगा इसका क्या आंसर है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। बेसिकली जो मोनेरा का सेल वॉल है वो नॉन सेलुलोजिक होता है और इसमें पॉलीसेकेराइड भी होता है और ये इसके अंदर अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट होता है। अब ये जो पहला ऑप्शन है सेलुलोजिक, ये तो आप जानते हैं प्लांट्स में। नॉन सेलुलोजिक काइटिनस, नॉन सेलुलोजिक आप बेशक जानते हैं काइटिन वगैरह प्रेजेंट होता है जिनमें, तो ये नॉन सेलुलोजिक हो गया जो फंगल कंपोनेंट है उसमें। और नॉन सेलुलोजिक एंड काइटिनस, तो आप जानते हैं कि काइटिनस एंड नॉन सेलुलोजिक फंगाई का कैरेक्टरिस्टिक है। तो आप ये जानते हैं कि मोनेरा में एनसीईआरटी में एक टेबल बना रखी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नाम से। उस चैप्टर के अंदर आपको आई थिंक पेज नंबर 2 इन माय एनसीईआरटी इट इज़ गिवन, जहाँ पर मोनेरा में एक टेबल है और उस टेबल में सारे क्लासिफिकेशन में मोनेरा का आपको पूरा सेल वॉल का कॉन्स्टिट्यूएंट दे रखा है। सो आप अच्छे से उसे, इस क्वेश्चन को अगर आपने सही किया है तो आपकी वो एनसीईआरटी की टेबल आपको याद है। नहीं किया है तो आप प्लीज़ इस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुने कि जो मोनेरा का जो सेल वॉल है वो टिपिकली नॉन सेलुलोजिक होता है, प्लस पॉलीसेकेराइड होता है, प्लस उसमें अमाइनो एसिड होता है। हो सकता है कि मैंने इसमें एक ऑप्शन नॉन सेलुलोजिक रखा हो, पॉलीसेकेराइड, और आपको बड़ा सा ऑप्शन लग के आप ऑप्शन नंबर 3 टिक भी कर देंगे, बट वहाँ पर एनटीए आपके साथ खेल जाएगा। हो सकता है चारों ऑप्शंस में वो नॉन सेलुलोजिक या पॉलीसेकेराइड को कांस्टेंट कर दे और अमाइनो एसिड या ऐसी कोई चीज़ को वेरिएबल कर दे जिससे आपका टाइम कंज्यूम हो। सो आई थिंक कि आपका टाइम बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं होना चाहिए। सो आपको ये पता चल गया, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। तो बच्चों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Aristotle classified on the basis of, options are: first, herbs and shrubs but not trees; second, herbs, trees only; third, one which contain only red blood cells; and fourth, one which contain red blood cells and also which does not contain red blood cells. So आप अगेन वीडियो पॉज कीजिए, सोचें और राइट आंसर बताएं। सो आई थिंक बच्चों आपको पता चल गया होगा इसका राइट आंसर क्या है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। अब कैसे ऑप्शन नंबर 4 ठीक है उसका मैं बताता हूँ। देखिए, हर्ब्स, एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन में हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज तीनों को इंक्लूड किया गया था। सो मेरा जो पहला ऑप्शन है और जो दूसरा ऑप्शन है उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ मिसिंग है जिसकी वजह से दोनों ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देयर इन हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, बट ट्रीज भी तो है। दूसरा ऑप्शंस में मैंने श्रब्स को इंक्लूड नहीं किया है, तो इसके वजह से दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट होते हैं। और जो तीसरा और चौथा जो ऑप्शन है उसके अंदर मेरे दूसरे एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसके हिसाब से एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया था ऑन द अनदर बेसिस कि जिसके पास रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है जिनके पास, और जिनके पास रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं। इन बेसिस पे भी एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन प्रेजेंट था। सो थर्ड ऑप्शन में तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि वन विच कंटेन ओनली रेड ब्लड सेल्स। तो भाई सिर्फ अगर कोई रेड ब्लड सेल्स कंटेन करेगा तो उसकी क्लासिफिकेशन तो एरिस्टोटल ने सिर्फ 2 बेसिस पे किया था ना, एक तो हर्ब, श्रब्स, ट्रीज, और दूसरे में एक रेड ब्लड सेल्स जिसमें होता है, एक दूसरा नहीं होता। तो मैंने ये स्टेटमेंट में ओनली लिखा है, इस वजह से ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन में आप जैसे देख सकते हैं कि जिसके पास रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट भी होता है, और दूसरे में बोला था जिसके पास रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होता है। इन दोनों के बेसिस पे क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने किया था। सो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ बिल्कुल फील फ्री आप प्लीज़ इसका यूट्यूब जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्वेरी पोस्ट करें, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कंटेन हाउ मेनी डोमेन्स। जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें कितने डोमेन्स होते हैं? ऑप्शन आर 3 डोमेन्स डिवाइडिंग किंगडम एनिमेलिया, सेकेंड 3 डोमेन्स डिवाइडिंग किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड
3 डोमेन्स डिवाइडिंग किंगडम फंजाई, एंड फोर्थ 3 डोमेन्स डिवाइडिंग किंगडम मोनेरा। अब ये जो चारों ऑप्शन है इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप करेक्ट आंसर सोचें, माइंड में सोचें, और उसके बाद आप बताएं कि क्या करेक्ट आंसर होगा। 2 मिनट मैं आपको देता हूँ। सो बच्चों, मुझे ऐसा लगता है आपको पता लग गया है कि करेक्ट आंसर क्या है। सो यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है वो बेसिकली 3 डोमेन्स उसमें होते हैं, जो कि 2 डोमेन्स जो हैं वो बेसिकली मोनेरा के डिवीजन में करते हैं, और एक डोमेन पूरे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को अलग कर देता है। सो आपकी फंजाई, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया ये और प्लांटे, ये क्या है? ये तो सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक हैं, और मोनेरा को डिवाइड करा था 6 डोमेन सिस्टम के अंतर्गत। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन में जो मोनेरा है उसे 2 डोमेन्स में डिवाइड किया गया था। एज फार एज आई कैन रिकॉल, एक आई थिंक कि यू बैक्टीरिया और एक आर्की बैक्टीरिया में मोनेरा को डिवाइड किया गया था, और जो थर्ड डोमेन था उसे हम लोग यूकैरिया कहते हैं, जिसके अंतर्गत फंजाई, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया और प्लांटे कंसिडर किए जाते हैं। सो आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में जिस मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक टेबल का जिक्र किया था, सेल वॉल ऑफ मोनेरा, उसके नीचे वाले लाइंस में 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में 2-3 लाइंस है, उसी में से मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया। देखिए, इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट एनटीए वो 3 लाइनों से क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम कर सकता है जैसा कि मैंने आपको बताया। सो बी वेरी वेरी स्मार्ट इनफ कि जब आप एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ें तो हर एक लाइन आपके लिए इक्वल इम्पॉर्टेंट है। आप हर एक लाइन को बड़े अच्छे से पढ़ें, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपका गलत हुआ है तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल वेल वर्स हो चुका है, समझ चुके हैं कि क्या मैं बोलना चाहता था, और मैं समझ गया कि आपको क्या डिलीवर करना है, वो मैंने क्लियरली एनसीईआरटी से ही डिलीवर किया है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स फ्लैजेलम। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज बैसिलस, सेकेंड इज कोकाई, थर्ड इज स्पाइरेला, एंड फोर्थ इज वाइप्रो। अब 2 मिनट सोचिए और फिर बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। सो आई थिंक आपको पता चल गया कौन सा करेक्ट आंसर है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, स्पाइरेला। देखिए, एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम्स दे रखे हैं इन चारों के बारे में, बैसिलस, कोकाई, स्पाइरेला एंड वाइब्रो। इन डायग्राम में से स्पाइरेला के ऊपर एनसीईआरटी ने लेबल कर रखा था फ्लैजेलम, तो मैंने वही डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन से डायग्राम से मैंने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया और ये पूछ लिया कि भाई किसमें फ्लैजेलम होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। तो मेरा इस क्वेश्चन से ये समझाना मकसद है कि आपको एनसीईआरटी के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से सेंटेंस में कन्वर्ट होकर एनटीए पूछेगा, उसका ये एक उदाहरण है, उसका एक आंसर है, उसका एक एग्जाम्पल आप कह सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल बिल्कुल है। आप एनसीईआरटी के इस तरीके से पढ़िए कि सारी लेबलिंग्स आपको अच्छे से समझ में आए, क्लियर हो जाए। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट बैक्टीरिया विच इज करेक्ट। बैक्टीरिया के हिसाब से कौन सी चीज़ करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 1, बैक्टीरियल बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स बट स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स। सेकेंड, बैक्टीरियल बिहेवियर इज सिंपल बट इट्स स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स। Third, bacterial structure is very simple and behavior is very complex. And fourth, bacterial structure and behavior both are complex. सोचिए फिर से और बताइए। So, the correct answer is आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 इस तरीके से करेक्ट है क्योंकि बैक्टीरिया में एनसीईआरटी लिखती है कि जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल होता है। अब आप जानते हैं कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, उसके अंदर आप डिवीजन करेंगे तो ग्लाइकोकैलिक सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से तो वो डिवाइड होगा, और उसके अंदर भी जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो भी बहुत ही हल्का फुल्का सा होता है, और उसमें बहुत ही पुराने तरीके से उसकी मैकेनिज्म चलती है। आपने जब क्लास 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी आप पढ़ रहे होंगे, सो आप जानते हैं कि भाई स्प्लाइसिंग हो गई और ये सारे जो भी ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, ये तो एनसीईआरटी लिखती है कि प्रोकैरियोट्स में कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स में ज़रूरी नहीं है कि भाई डीएनए का जो है वो ट्रांसक्रिप्शन होगा और उसके बाद एमआरएनए फुल्ली ट्रांसक्राइब होगा। जैसे आप जानते हैं हमारे में क्या होता है, डीएनए से पहले हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, एचएनआरएनए बनता है और फिर ये फुल्ली ट्रांसक्राइब होकर एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, और एमआरएनए से फिर जब प्रोटीन्स होगा तो ये ट्रांसलेट होगा।
सो ये ज़रूरी है कि डीएनए से एमआरएनए जो बनेगा वो ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसके लिए एक कंपार्टमेंट अलग है, और फिर ट्रांसलेशन के लिए कंपार्टमेंट अलग है। जब तक एमआरएनए फुली ट्रांसक्राइब नहीं हो रहा तब तक ट्रांसलेशन की प्रोसेस यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकता। जबकि आप जानते हैं कि बैक्टीरिया में तो ऐसा कुछ नहीं होता। कई बार हो सकता है कि एमआरएनए फॉर्मेशन हो रहा है और उससे पहले ही प्रोटीन तैयार होने वाली है। सो इस तरीके से जो ईजी से इसकी जो मैकेनिज्म है, स्ट्रक्चर वगैरह है, ये बड़ी सिंपल सी होती है। लेकिन जो बिहेवियर है इनका जो बिहेवियरल एडेप्टेशन है, अब जैसे आर्की बैक्टीरिया का देखिए, इसका जो सेल वॉल है वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड का है, बहुत ज़्यादा अपने को नहीं, बट ये देखिए कितने डीप थर्मल वेंट्स में, हाइड्रोथर्मल वेंट्स में कितना ज़्यादा वो अंडर हाई टेम्परेचर, अंडर हाई सैलिनिटी ये रह पाते हैं, सर्वाइव करते हैं। जहाँ पर कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं रुकता वहाँ पर ये आर्की बैक्टीरिया या कोई दूसरा बैक्टीरिया ज़रूर मौजूद होता है। सो इसीलिए एनसीईआरटी ये सिंपली कहती है कि जो बैक्टीरियल बिहेवियर है बहुत सिंपल होता है, बट बैक्टीरियल जो स्ट्रक्चर है वो इसका बहुत ही सिंपल होता है, बट इसका जो बिहेवियर है ये बहुत ही, या इसके बिहेवियरल अडेप्टेशंस कह सकें तो बहुत ही ज़्यादा इनके कॉम्प्लेक्स होते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन सी ऐसी डिसऑर्डर है, डिजीज़ है वो कॉज होता है। पहला ऑप्शन कोलेरा, दूसरा एड्स, थर्ड ऑप्शन जैकब डिजीज, फोर्थ मम्प्स। सोचिए और फिर बताइए। सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको करेक्ट आंसर इसका पता चल गया होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। एक्चुअल में जो बैक्टीरिया है वो, उसमें से जो पहला ऑप्शन है कोलेरा। कोलेरा एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जो कि बैक्टीरिया ही कॉज करता है। बाकी आप एड्स देखेंगे वायरल डिजीज़ है। जैकब की डिजीज़ के बारे में मैं अभी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, जैकब डिजीज़ आने वाले सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस में इसका डिटेल करूंगा। और मम्प्स भी एक वायरल डिजीज़ है। अब देख रहे हैं कि मैंने जो एग्जाम्पल्स भी लिए हैं वो भी एनसीईआरटी के अंदर से ही लिए, ताकि आपको ही पता लग जाए कि एक भी एग्जाम्पल भी मैं जो सेट कर रहा हूँ वो भी एनसीईआरटी के अंदर से है। कोई भी एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी के बाहर से मैंने नहीं पूछा है। ये एनटीए करता है, एग्जाम्पल कहीं से बाहर से नहीं पूछेगा, बट एनसीईआरटी ही बहुत अच्छे से आपकी थॉरो होनी चाहिए। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म डैश अंडर डैश। अब आप सोच रहे होंगे ये किस तरह का क्वेश्चन है, बट आप पहले ऑप्शंस देखें और उसके बाद आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन किस लाइन से एनसीईआरटी से मैंने उठाया। So the options are: first, Plasmodium under suitable conditions; second, Plasmodium under unsuitable conditions; third, both 1 and 2; and fourth, none are correct. So सोचिए और फिर से 2 मिनट का टाइम लीजिए, ब्रेक लीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो सोचिए, बट वीडियो पॉज करके खुद से सोचिए और रिवाइज कीजिए थ्योरी को, फिर बताइए कौन सा राइट आंसर है। मैं आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। सो मुझे लगता है आपको पता लग गया होगा कौन सा करेक्ट आंसर है। Yes, so the correct answer is option number 1. अब आप सोच रहे होंगे भाई ऑप्शन नंबर 3 both 1 and 2 है, सही होगा? नहीं। स्लाइम मोल्ड्स जो हैं वो प्लाज्मोडियम जो हैं इनके बड़े बड़े सेवरल फीट्स के एग्रीगेट्स बनते हैं, जो कि सूटेबल कंडीशंस में ये ग्रो करते हैं, सूटेबल कंडीशंस में ही ये बनते हैं। बट एनसीईआरटी ने ये ज़रूर लिखा है कि जो अनफेवरेबल कंडीशंस में इनके फ्यूजन होते हैं और फिर ये मतलब ग्रो करते हैं और उसके बाद ये फूटते हैं और उसके बाद ये अनफेवरेबल कंडीशंस की इनके बातें एनसीईआरटी ने लिखी हैं। बट फेवरेबल कंडीशन में स्लाइम मोल्ड्स प्लाज्मोडियम ग्रो करते हैं और ये बहुत सेवरल फीट्स हाइट तक चली जाती है। एनसीईआरटी ये बात लिखती है। मैंने ऑप्शन नंबर 3 इसीलिए दिया ताकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएं और नंबर उनके कम हो जाएंगे। यहाँ पर आप क्वेश्चन गलत कर दें, बट अगर नीट में ये पूछा जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्लाइम मोल्ड्स प्लाज्मोडियम बनाते हैं और वो भी सूटेबल कंडीशंस के अंदर। अगर आपसे क्वेश्चन गलत हुआ है, वापस से स्लाइम मोल्ड्स जो एनसीईआरटी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दे रखा है उसकी थ्योरी को दोबारा रिवाइज कीजिए। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट एंटामीबा, सेकेंड ट्राइपेनोजोमा, थर्ड पैरामेशियम एंड फोर्थ प्लाज्मोडियम। सोचिए और फिर बताइए। सो मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 एंटामीबा। देखिए ये जो लाइन है ये एनसीईआरटी में कहाँ से है। मेरे एनसीईआरटी में ये सेगमेंट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 2.5.2 सेगमेंट में, जहाँ पर प्रोटोजोअन्स दे रखा है उसकी क्लासिफिकेशन है अमीबॉइड, फ्लैजेलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोअन्स।
उसके अंतर्गत मैंने जो अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स है उसकी थियोरेटिकल पार्ट में दे रखा था कि सिलिका शेल्स उसके सरफेस पे एंटा अमीबा बनाता है, और एंटा अमीबा एक्चुअल में अमीबिक प्रोटोजोअन है जो कि एनसीईआरटी के अंदर से उठाया गया है, और एनसीईआरटी के अंदर ही इसका पूरा थियरी प्लस दे रखा है इसका एग्जाम्पल। सो मुझे लगता है, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा, वेल वर्स आप हो चुके हैं इस आंसर से और इस एक्सप्लेनेशन से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज cavity called gullet is present in, first option is desmids, second diatoms, third paramecium and fourth euglena। ठीक है, अब अपन आप वापस से सोचिए और फिर बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। सो आई थिंक आपको पता चल गया है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। जो कैविटी है जिसको हम लोग गलट कहते हैं वो पैरामीशियम के अंदर प्रेजेंट होता है। और आप ये सोचेंगे मैंने एनसीईआरटी से कहाँ से उठाया, तो प्रोटोजोअन्स की अगेन वही क्लासिफिकेशंस में आप जब जाएंगे आगे के तरफ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स के अंदर, तब पैरामीशियम जो है वहाँ पर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स की पूरी थियरी दे रखी है और उसके अंदर कैविटी कॉल्ड गलट के बारे में दे रखा है, और उसका जो एग्जाम्पल है वो पैरामीशियम एनसीईआरटी ने मार्क कर रखा है। सो ये उसका पूरा जो एग्जाम्पल है ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखा था। सो आई थिंक आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन गलत हुआ है चिंता ना करें, प्लीज़ अगेन उस चैप्टर की एनसीईआरटी जाएं और दोबारा पढ़ें, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पक्सीनिया कॉजेस रस्ट इन, पक्सीनिया कॉजेस रस्ट इन फर्स्ट व्हीट, राइस, मेज एंड बनाना। अब आप सोचिए और फिर बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। सो मुझे लगता है आपको पता चल गया करेक्ट आंसर क्या है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, पक्सीनिया कॉजेस रस्ट इन व्हीट। अब आप क्या करेंगे, आप सीधा एनसीईआरटी खोलेंगे, आपका क्वेश्चन गलत हुआ होगा तो आप जाएंगे बेसिडियोमाइसिटिस में, वहाँ से आप पक्सीनिया रस्ट फंगस देखेंगे, बट आपको ताज्जुब होगा कि वहाँ से मैंने क्वेश्चन तो वहीं का ही है बट वहाँ से मैंने क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया, ऑप्शन वहीं के बट क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया। अब आप एनसीईआरटी में जब फंजाई किंगडम फंजाई के जो डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी में दे रखा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर उसी चैप्टर में, सो वहाँ पर आपको किंगडम फंजाई के अंदर पहली जो थ्योरेटिकल पॉइंट है उसके अंदर एग्जाम्पल में दे रखा है कि रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया। ये किसी दूसरे संदर्भ में दे रखा था बट मुझे क्वेश्चन बनाना था, तो रस्ट कॉजिंग फंजाई दैट इज पक्सीनिया कॉजेज रस्ट इन व्हीट, व्हीट में ये रस्ट कॉज करता है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये क्वेश्चन सही नहीं किया है तो प्लीज़ किंगडम फंजाई की पहली जो एक्सप्लेनेशन है बेसिडियोमाइसिटिस में नहीं बल्कि किंगडम फंजाई की सबसे पहली लाइंस जो है उसको जाके पढ़ें, उसमें ये एग्जाम्पल दे रखा है। बी वेल वर्स विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, NTA कैन प्ले विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन यू ऑन NEET 2023. So I think that you are well versed with this question right now. So let's move to the next question. Next question is which is or are insectivorous plants and a parasite? इनमें से कौन से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स तो है ही और पैरासाइट भी। ऑप्शंस आर कस्कुटा एंड कोलिटोट्राइकियम, सेकंड ब्लैडरवर्ट एंड एगैरिकस, थर्ड वीनस फ्लाईट्रैप एंड कस्क्यूटा, फोर्थ वीनस फ्लाईट्रैप एंड राइजोपस। So I think students you have known that what is the correct answer. So the correct option is option number 3. कैसे हुआ देखिए, सबसे पहले जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उसमें देखेंगे कस्कुटा जो है वो पैरासाइट है एज पर एनसीईआरटी, बट कोलिटोट्राइकियम एक यूटेरोमाइसिटिस है, तो ये ऑप्शन गलत है। मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन आपसे पूछा था। दूसरा ब्लैडरवर्ट बिल्कुल एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है एज पर एनसीईआरटी, बट एगैरिकस अब जाएंगे बेसिडियोमाइसिटिस का एग्जाम्पल है। थर्ड वीनस फ्लाईट्रैप एंड कस्कुटा, यस वीनस फ्लाईट्रैप एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है और एक आप कह सकते हैं कि जो पैरासाइट है वो कस्कुटा है। और फोर्थ वीनस फ्लाईट्रैप एंड राइजोपस। देखिए वीनस फ्लाईट्रैप अगेन एक इंसेक्टिवोरस प्लांट तो है बट राइजोपस क्या है, राइजोपस ब्रेड मोल्ड है और ये भी फंजाई है और वो किंगडम फाइको और वो फाइकोमाइसिटिस के अंतर्गत आपको एग्जाम्पल्स में एनसीईआरटी स्टेट और मेंशन करती है। अब आप ये बताइए कि वीनस फ्लाईट्रैप के अलावा एक और इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में एनसीईआरटी ने मेंशन किया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर ही, आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइएंगे ताकि आपकी थ्योरी रिवाइज हो सके। The next question is cell wall of fungi contains first chitin but not polysaccharide, second chitin and amino acids,
थर्ड काइटिन एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड, फोर्थ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स। अब देखिए ये क्वेश्चन में आप लोग रटते रहते हैं कि फंजाई के सेल वॉल में काइटिन है, काइटिन है, काइटिन है और काइटिन है, बट मैंने यहाँ पर काइटिन कांस्टेंट कर दिया। मैंने एनटीए की तरह आई प्लेड ऑन यू, ताकि देखें तो सही आपको काइटिन के अलावा भी कंस्टिट्यूएंट याद है कि नहीं। सो जिसको काइटिन ही याद है वो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगा नीट में, जिसको पूरा एनसीईआरटी थ्योरी याद है वो ज़रूर +4 लेके जाएगा। सो पहले सोचिए, करेक्ट आंसर बताइए और फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए। सो आई थिंक स्टूडेंट आपको पता चल गया होगा करेक्ट आंसर क्या है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। एक्चुअल में जो सेल वॉल होता है फंजाई में, एज पर एनसीईआरटी इसमें काइटिन तो होता ही है, बट पॉलीसैकेराइड्स भी इसमें प्रेजेंट होता है। ये फोर्थ ऑप्शन भी, ये पूरे ऑप्शंस एनसीईआरटी में से उठाए गए हैं ताकि आप एनटीए की मेंटालिटी को समझ के आप अपनी नीट की प्रिपरेशन करें। देखो बेटा, आप में से सारे ही लोग बायोलॉजी में एनसीईआरटी तो पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ी थी, आप भी पढ़ेंगे एनसीईआरटी, बट एनसीईआरटी पढ़ के आपको इस तरीके के कंफ्यूजिंग ऑप्शन में कैसे अपने आप को टैकल करना है, वो इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से ही समझ में आएगा। आप सिर्फ सेल वॉल ऑफ फंजाई कंटेन्स काइटिन और उसमें से 4 में से काइटिन होगा, राइट आंसर लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, उससे आपके नीट में नुकसान बेशक होगा, क्योंकि उस टाइप के ऑप्शन में एनटीए जैसे मैंने आपके साथ खेला वैसे ही एनटीए विल प्ले ऑन यू सिंपली लाइक दिस व्हाट आई हैव डिड विद यू। अब देखिए पहला जो ऑप्शन है काइटिन बट नॉट पॉलीसैकेराइड, तो ये गलत हो गया। काइटिन एंड अमाइनो एसिड नहीं, काइटिन एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड। देखिए म्यूकोपॉलीसैकेराइड जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि ये एक्चुअल में क्या है, ये फंगल आर्कीबैक्टीरिया के सेल वॉल का कंस्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट द काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। सो जो फंजाई का जो सेल वॉल है उसकी कंस्टिट्यूएंट आपको याद कर लेना है, काइटिन और पॉलीसैकेराइड बोथ, ताकि आपको so that nobody could play on you like this. Okay, so let's move to the next question. The next question is, the protein coat of virus contains first capsids whose subunits is absent, second capsids whose subunits may be present, third absent, and fourth capsids and subunits of capsomeres. सोचिए और फिर स्टेट कीजिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। So I think students you knew what is the correct answer, you could find easily as per NCERT में पूरा दे रखा है। Correct option is option number 4। देखिए जो प्रोटीन कोट होता है वायरस, उसमें कैप्सिड्स होते हैं। एक्चुअल में क्या है, वायरस का प्रोटीन कोड को NCERT ने लिखा है, द प्रोटीन कोड ऑफ वायरस इज कॉल्ड एज कैप्सिड्स एंड इट्स सबयूनिट्स इज कैप्सोमियर्स। और उसके बाद की एक लाइन है जिस लाइन से भी मैंने NCERT आगे क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। सो आई कैन नॉट स्पीक द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इसलिए ये अभी इनकम्प्लीट है। आगे का आप भी देख लेंगे क्वेश्चन में, मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो जो प्रोटीन कोड होता है वायरस का, उसका नाम होता है कैप्सिड, और उसकी जो सब यूनिट्स हैं वो कैप्सोमियर्स हैं। इसी वजह से आपको ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Leaf curling and yellowing is caused by virus whose genetic material is made up of first single stranded DNA, second single stranded protein, third single stranded RNA and fourth double stranded DNA। अब बेटा वापस सोचो, अच्छे से NCERT की थ्योरी पढ़ी होगी ना, ये राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन को आप जितना स्टार लगाना चाहते हो, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, जितना इंपॉर्टेंट स्टार्स लगाना चाहते हो लगा लो, बट ये क्वेश्चन तो नीट में पक्का आना है। मान के चलो ये क्वेश्चन आएगा और अच्छे से इसको याद कर लो। अगर गलत होता है आंसर तो याद करना बेशक है, और NCERT थ्योरी भी पढ़ो। सो आई थिंक आपको पता चल गया होगा करेक्ट ऑप्शन क्या है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखिए लीफ कर्लिंग और येलोइंग एक वायरस कॉज करता है, उसका जेनेटिक मटेरियल एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। अब मतलब क्या है, लीफ कर्लिंग और येलोइंग मतलब ये प्लांट वायरस है। प्लांट वायरस के बारे में NCERT ये लिखती है कि उसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा। अगर मैं यही क्वेश्चन को मॉडिफाई करके TMV इज caused by virus, tobacco mosaic is caused by a virus whose genetic material is made up of, so भी उसका आंसर होता सिंगल स्टैंडर्ड RNA इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंगल स्टैंडर्ड DNA जो पहला ऑप्शन है उसका कोई मतलब ही नहीं है, सिंगल स्टैंडर्ड प्रोटीन कोई मतलब नहीं है। अब आप देखें डबल स्टैंडर्ड DNA, आप जानते हैं डबल स्टैंडर्ड DNA किस में, बैक्टीरियोफेज में प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियोफेज क्या है, जो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है वही तो है। और दूसरा हमें एनिमल वायरस, उसके अंदर सिंगल या डबल स्टैंडर्ड DNA या सिंगल या डबल स्टैंडर्ड RNA। सो
द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये नीट में ज़रूर पूछा जा सकता है। 2023 में आने की इसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन कोट ऑफ वायरस प्रोटेक्ट्स। अब मैं थोड़ी देर पहले इस टाइप का क्वेश्चन एड्रेस कर रहा था, तब मैंने कहा था कि मैं एक लाइन पूरी एनसीईआरटी बोली थी। कैप्सिड इज द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड एज कैप्सिड विच whose subunits is called capsomeres which protects, वही लाइन मैंने उठा ली, which protects। फर्स्ट ऑप्शन इज capsomeres, सेकंड शीथ, थर्ड टेल फाइबर्स एंड फोर्थ न्यूक्लिक एसिड। अब सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए और फिर राइट आंसर सोचिए। गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं, मेरी थ्योरी और मेरा एक्सप्लेनेशन ज़रूर सुनिए। सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। यस, जो प्रोटीन कोट होता है वायरस यानी कि कैप्सिड, उसका सब यूनिट होता है कैप्सोमियर। वो एक्चुअल में न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है वायरस का। भाई न्यूक्लिक एसिड ही सब कुछ है, उसका जान मान ईमान सब कुछ है, तो उसको तो ये प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा। अब देखिए कैप्सोमियर्स तो वैसे भी सब यूनिट होता है इस कैप्सिड का, जो प्रोटीन कोट कह दिया वायरस का, तो इससे कोई मतलब नहीं है। शीथ और टेल फाइबर्स, अब आने वाले क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कशन है, तो आप तब तक रिकॉल कीजिए शीथ और टेल फाइबर्स किस में प्रेजेंट है। एनसीईआरटी के डायग्राम और उसके लेबलिंग से क्वेश्चन बना हुआ है ये। सो आई थिंक आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से पता चल गया है। एनसीईआरटी में आप जाएं, अगर ये गलत हुआ है दोबारा इस लाइन को पढ़ें कि जो प्रोटीन कोट होता है वायरस का वो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है, या फिर द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस कॉल्ड एज कैप्सिड whose subunits is capsomeres protects the nucleic acid is the term and line given in NCERT only। अगर आंसर गलत हुआ है एनसीईआरटी तुरंत खोलें और पूरी एनसीईआरटी की पूरे चैप्टर की वापस से रिविजन लगाएं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा धमाकेदार है, आपको लगेगा। एनालोगस वेरिएंट ऑफ BSE इन ह्यूमंस इज फर्स्ट मैड काउ डिजीज, सेकेंड एड्स, थर्ड कैंसर, फोर्थ जैकब डिजीज। पहले तो आप ये सोचिए BSE क्या होता है, पता लग गया तो आंसर आ जाएगा। 2 मिनट सोचिए शांतिपूर्वक, एनसीईआरटी अभी मत खोलिए, पूरी थ्योरी रिवाइज करें, अपने माइंड के अंदर रिकॉल करें और फिर राइट आंसर बताएं। गलत हो जाता है, एक्सप्लेनेशन मेरा है, यूट्यूब पे चल रहा है अभी वीडियो, एक्सप्लेनेशन मेरा सुने। सो आई थिंक आपको करेक्ट आंसर पता चल गया होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, यस, जैकब डिजीज। कैसे आया, अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था प्रियॉन्स के बारे में, अभी मैंने तब डिसऑर्डर के बारे में बता रहा था, तो मैंने कहा था बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है उसके अंदर मैंने बताया था कि डिसऑर्डर कॉज करता है कोलेरा, और भी होता है एनसीईआरटी में दे रखा है जैसे सिट्रस कैंकर वगैरह वगैरह। तो ये जो BSE होता है इसका जो पूरा फुल फॉर्म है वो है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। ये एक्चुअल में क्या है, ये शीप एंड कैटल्स के अंदर जो प्रियॉन्स है वो कॉज करता है। और प्रियॉन्स क्या है, प्रियॉन्स होते हैं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, जो कि बॉडी के खुद के बेसिकली बॉडी में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, बॉडी के अंदर ये एबनॉर्मेलिटी हो जाती है। सो ये जो BSE है ये कैटल्स में होता है और इसका फुल फॉर्म है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी इन कैटल्स। इसका दूसरा नाम है मैड काउ डिजीज़, और मैड काउ डिजीज़ होता है, लेकिन इसका जो एनालोगस वेरिएंट है ह्यूमंस के अंदर वो एनसीईआरटी के हिसाब से दे रखा है CR जैकब डिजीज़। ये पूरा एनसीईआरटी में अच्छे से इसको स्टेट कर रखा है। मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का गलत हुआ होगा, अगर नहीं हुआ है सो आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, बिकॉज ये क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट्स का गलत होता ही है। सो इस क्वेश्चन को अच्छे से, इसकी थ्योरी को अच्छे से, और मेरा जो एक्सप्लेनेशन अभी अब चल रहा है प्लीज़ इसको दोबारा, अगर नहीं समझ में आया दोबारा रिवाइंड करके जरूर सुनें। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Mycobiont component and phycobiont component are association of first fungi, algae and fungi, second lichens and mycorrhiza, third fungi and algae, and fourth both 1 and 3 respectively are correct। सोचिए और फिर मुझे आंसर बताइए। सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको करेक्ट आंसर पता चल गया होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3 फंजाई एंड एल्गी। फिर से एक ट्रैप था आपके लिए, जिसने बोथ 1 and 3 करेक्ट लगाया उसको -1 मिलेगा नीट में। थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर जिसने गलत किया है तो थोड़ा दिमाग लगाया करो। माइकोबायंट कंपोनेंट फंजाई होता है और फाइकोबायंट कंपोनेंट एल्गी होता है, और ये टोटल बना के क्या बनता है, इसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, लाइकन्स कहते हैं। एनसीईआरटी में लाइकन दे रखा है ना, लाइकन्स, और लाइकन्स पॉल्यूशन इंडिकेटर्स पे होते हैं। पॉल्यूशन अब जहाँ पर होगा वो लाइकन ग्रो नहीं करेगा। सो इसीलिए ये क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 क्यों ठीक नहीं हुआ वो बताता हूँ।
ऑप्शन नंबर 1 में देखें तो मैंने माइकोबायंट कंपोनेंट पहले पूछा था और फाइकोबायंट कंपोनेंट बाद में पूछा था, जबकि आपके अनुसार मेरा क्वेश्चन होना चाहिए कि फाइकोबायंट कंपोनेंट एंड माइकोबायंट कंपोनेंट आर द एसोसिएशन ऑफ, तब आपका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होता। और अभी जो क्वेश्चन मैंने पूछा है माइकोबायंट कंपोनेंट वो फंजाई है और फाइकोबायंट कंपोनेंट वो एल्गी है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। So I think this may be the last question, may or may not. Which is not present in lambda phage? Which is not present in lambda phage? First, head, second collar, third tail fibers and fourth is capsomeres. सोचिए और फिर आंसर बताइए। So I think students कि आपको ये करेक्ट आंसर पता चल गया होगा। So the correct answer is option number 4। अब पहली बात तो मैंने ये एग्जाम्पल बाहर से एनसीईआरटी के बाहर से नहीं उठाया। लैम्डा फेज जो है ना, इसका मैंने कहाँ से उठाया ये भी बता देता हूँ। क्लास 12 की एनसीईआरटी खोलना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है, उसके अंदर आपको बेस पेयर्स और न्यूक्लियोटाइड्स के कुछ डेटा दे रखे हैं एनसीईआरटी में। वहाँ से एनसीईआरटी ने बैक्टीरियोफेज के बारे में दे रखा था, लैम्डा फेज। आई थिंक उसके 48502 बेस पेयर्स थे। आई थिंक वो जो बैक्टीरियोफेज जो लैम्डा फेज है वो बैक्टीरियोफेज में मैंने एडिट करके उसे लैम्डा फेज कर दिया, क्योंकि वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। तो वहाँ से मैंने क्वेश्चन को उठाया और इसका जो पहला ऑप्शन है हेड, कॉलर और टेल फाइबर्स, इसके साथ एक और है शीथ, ये चारों बैक्टीरियोफेज में प्रेजेंट है। और ये जो लेबलिंग है ये क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर एग्जाम्पल जो आपका है टोबैको मोज़ेक वायरस के पास में, वहाँ से मैंने उठाया। और कैप्सोमियर्स जो हैं वो एक्चुअल में एज पर एनसीईआरटी टीएमवी के अंदर दे रखा था, आरएनए कैप्सिड और कैप्सोमियर्स। तो कैप्सोमियर्स बेशक क्या होता है, कैप्सोमियर्स क्या होता है, कैप्सिड का सब यूनिट तो होता है जो प्रोटीन को सब यूनिट हो गया। सो मैंने वहाँ से आपका क्वेश्चन उठाया था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, यानी कि लैम्डा फेज जो बैक्टीरियोफेज है उसके अंदर कैप्सोमियर्स प्रेजेंट नहीं है और बाकी ये तीनों चीज़ें हेड, कॉलर, टेल फाइबर्स और एक और चीज़ ऐड कर लीजिए शीथ, ये प्रेजेंट है। सो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। आपको एक एक चीज़ें मैं समझता हूँ कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वैसे मैंने किंगडम फंजाई के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ऐड नहीं किए, लेकिन किंगडम फंजाई के बारे में आप बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से आप इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए जाएं जहाँ से आप तो ध्यान नहीं देंगे बट एनटीए ध्यान देगा और वहाँ से क्वेश्चंस बनाएगा। इसीलिए मैंने इस तरीके से क्वेश्चन को सेट किया कि विद इन 17 to 18 क्वेश्चंस आपकी पूरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की थियोरी और एप्लीकेशन बेस्ड, एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। सो मुझे लगता है कि मैं अपने तरफ से मैंने बेस्ट दिया। आप भी नीट 2023 के लिए बेटा बहुत सीरियस हो जाना, एग्ज़ाम बहुत पास में है, 9 to 10 मंथ्स बचे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। चीज़ें हमारी डिले चल रही हैं तो आपकी तो थोड़ी बहुत डिले होंगी, बट मेजॉरिटी आपका अगेन मई में एग्ज़ाम हो जाएगा। और दूसरा, कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई बिना सब्सक्राइब किए मेरे चैनल से चले जाएंगे। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, सभी नए हैं अभी तो प्लीज़ मैं ये काम कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक, ये फ्री में है, फ्री में शेयर करो। आपके तो खुद के व्हाट्सएप के कम्युनिटी होते हैं, टेलीग्राम की कम्युनिटी होते हैं, आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं बेशक उनसे पढ़ें और टेलीग्राम में भी अपने शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद लोगों को इस तरीके की चीज़ों की ज़रूर हेल्प मिल सके। ओके, सो आई थिंक आई हैव डन माई बेस्ट और आपके आगे जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स पड़ेंगी मैं एक एक चीज़ें, मैं तो सोच रहा हूँ कि स्टेटमेंट वाइज चीज़ें भी लाऊंगा। अभी तो मैं सोच रहा हूँ जैसे एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस है ना जो नीट में मैंने एक्सपीरियंस किए थे, वो उस बेस पे क्वेश्चंस भी लाऊंगा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी लाऊंगा। सो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके लिए फ्री में यूट्यूब पर बना सकूँ। ओके, सो टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।